कर्तव्यों पर आरूढ़ रहो, अधिकार स्वयं मिल जाएंगे। मूलों को जल से सींचोगे तो फूल स्वयं खिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है इंस्पायरिंग स्टोरी विद जगदम्बे शुक्ला। आज हम आपके सामने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जीवनी लेकर आए हैं। बिहार प्रांत के एक छोटे से गांव जीरादेई में 3 दिसंबर सन 1884 में राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। एक बड़े संयुक्त परिवार के राजेंद्र प्रसाद सबसे छोटे सदस्य थे, इसलिए वह सबके दुलारे थे। राजेंद्र प्रसाद के परिवार के सदस्यों के संबंध गहरे और मृदु थे। राजेंद्र प्रसाद को अपनी माता और बड़े भाई महेंद्र प्रसाद से बहुत स्नेह था। जीरादेई गांव की आबादी मिश्रित थी, मगर सब लोग इकट्ठे होकर रहते थे। राजेंद्र प्रसाद की सबसे पहली याद अपने हिंदू और मुसलमान दोस्तों के साथ चिक्का और कबड्डी खेलने की है। किशोरावस्था में उन्हें होली के त्योहार का इंतजार रहता था और उसमें उनके मुसलमान दोस्त भी शामिल रहते थे और मुहर्रम पर हिंदू तजिया निकालते थे। राजेंद्र प्रसाद जी को गांव के मठ में रामायण सुनना और स्थानीय रामलीला देखना बहुत अच्छा लगता था। घर का वातावरण भी ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था। राजेंद्र प्रसाद जी की माता बहुत बार उन्हें रामायण की कहानियां सुनाती और भजन भी गाती थी। उनके चरित्र की दृढ़ता और उदार दृष्टिकोण की आधारशिला उनके बचपन से ही रखी गई। उस समय बाल विवाह की परंपरा थी। राजेंद्र प्रसाद जी का विवाह 12 वर्ष की अवस्था में हो गया था। इनकी पत्नी का नाम राजवंशी देवी था। राजेंद्र प्रसाद बाद में राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए, तब वह पत्नी से और भी कम मिल पाते थे। विवाह के प्रथम 50 वर्षों में शायद पति पत्नी 4-5 महीने ही एक दूसरे के साथ बिताते रहे होंगे। राजेंद्र प्रसाद प्रतिभाशाली और विद्वान थे और कलकत्ता में एक योग्य वकील के यहाँ रहकर काम सीख रहे थे। राजेंद्र प्रसाद जी का भविष्य एक सुनहरे सपने की तरह था। राजेंद्र प्रसाद का परिवार उनसे कई आशाएं लगाए बैठा था। वास्तव में राजेंद्र प्रसाद के परिवार को उन पर गर्व था, लेकिन प्रसाद जी का मन इन सब में नहीं था। राजेंद्र प्रसाद जी केवल धन और सुविधाएं पाने के लिए आगे पढ़ना नहीं चाहते थे। एकाएक राजेंद्र प्रसाद जी की दृष्टि में इन चीजों का कोई मूल्य नहीं रह गया। राष्ट्रीय नेता गोखले के एक शब्द उनके कानों में बार बार गूंजते रहे, मातृभूमि विदेशी शासन की बेड़ियों में जकड़ी हुई है। राजेंद्र प्रसाद जी उसकी पुकार को कैसे अनसुनी कर सकते थे। वह यह भी जानते थे कि एक तरफ देश और दूसरी तरफ परिवार की निष्ठा उन्हें भिन्न भिन्न दिशाओं में खींच रही है। राजेंद्र प्रसाद का परिवार यह नहीं चाहता था कि वह अपना कार्य छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले, लेकिन उनके लिए पूरा समर्पण की आवश्यकता थी। राजेंद्र प्रसाद को अपना रास्ता स्वयं चुनना पड़ेगा। यह उलझन मानो उनकी आत्मा को झकझोर रही थी। राजेंद्र प्रसाद ने रात खत्म होते होते मन में ही मन कुछ तय कर लिया था। वे स्वार्थी बनकर अपने परिवार को संभालने का पूरा भार बड़े भाई पर नहीं डाल सकते थे। राजेंद्र प्रसाद जी के पिता के मृत्यु के बाद उनके बड़े भाई ने उनके जीवन में मार्गदर्शन का स्थान लिया और उच्च आदर्शों की प्रेरणा दी। उन्होंने अपने भाई को एक पत्र में लिखकर कहा, मैंने सदा आपका कहना माना है और यदि ईश्वर ने चाहा तो सदा ऐसा ही होगा। दिल में यह शपथ लेते हुए कि अपने परिवार को और दुख नहीं देंगे, उन्होंने लिखा, मैं जितना कर सकता हूँ करूँगा और सबको प्रसन्न देखकर प्रसन्नता का अनुभव करूँगा। लेकिन उनके दिल में उथल पुथल मची रही। एक दिन वह अपनी आत्मा की पुकार सुनेंगे और स्वयं को पूर्णतः अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित कर देंगे। यह युवक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो 4 दशक पश्चात स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। छात्रकाल के दौरान उनके मन में ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने की अभिलाषा थी। वह इंग्लैंड जाना चाहते थे, किंतु किसी प्रकार वे इंग्लैंड जा न सके। स्कूल के दिन में वह परिश्रम और मौज मस्ती का मिश्रित जीवन व्यतीत करते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा फारसी भाषा में हुई। राजेंद्र प्रसाद 5 या 6 वर्ष के रहे होंगे जब उन्हें और उनके
दो चचेरे भाइयों को एक मौलवी साहब पढ़ाने के लिए आने लगे। शिक्षा आरंभ करने के दिन पैसे और मिठाई बांटी जाती थी। लड़कों ने अपने अच्छे स्वभाव वाले मौलवी साहब के साथ शैतानियां भी की, मगर मेहनत भी कम नहीं की। वे सुबह जल्दी उठकर कक्षा में पढ़ने के लिए बैठ जाते। यह सिलसिला काफी देर तक चलता रहता। बीच में खाने और आराम करने की छुट्टी मिलती थी। वे बचपन से ही बड़े विशेष गुणों से युक्त थे। इसका लक्षण उनके जीवन में दिखाई देता है। प्रारंभ से ही राजेंद्र प्रसाद अपने नाजुक स्वास्थ्य के बावजूद एक गंभीर और प्रतिभाशाली छात्र थे। वह स्कूल और कॉलेज दोनों में हमेशा प्रथम आते रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिससे उन्हें 30 रुपए महीने की छात्रवृत्ति भी मिली। उन दिनों 30 रुपए बहुत ज्यादा होते थे। पहली बार बिहार का एक छात्र प्रथम स्थान पर प्राप्त किया था। यह समय उनके परिवार और उनके लिए एक गौरव का क्षण था। सन 1902 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद ने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। सरल स्वभाव और निष्कपट युवक बिहार की सीमा से पहली बार बाहर निकलकर कलकत्ता जैसे बड़े शहर में आया था। अपनी कक्षा में जाने पर वह छात्रों को ताकता रह गया। सबके सिर नंगे थे और सब पश्चिमी वेशभूषा की पतलून और कमीज धारण किए हुए थे। उन्होंने सोचा ये सब एग्लो इंडियन है, लेकिन जब हाजिरी बोली गई तो उनको जानकर आश्चर्य हुआ कि सबके सब हिंदुस्तानी थे। राजेंद्र प्रसाद का नाम हाजिरी के समय नहीं पुकारा गया था। वो बहुत हिम्मत करके अध्यापक के सामने खड़े हुए। उनके देहाती कपड़ों को देखकर कुछ समय के लिए वह अध्यापक उन्हें घूरते रह गए, क्योंकि उन्होंने सदा की तरह कुर्ता और पैजामा और टोपी पहन रखी थी। प्राध्यापक ने तीखे स्वरों में कहा कि ठहरो, चुप रहो, अभी मैंने हाजिरी नहीं ली है। राजेंद्र प्रसाद ने बहुत हठ किया कि उनका नाम प्रेसिडेंसी कॉलेज के छात्रों की लिस्ट में है। यह बात सुनकर सभी कक्षा के छात्र उन्हें घूरने लगे। जब उन्होंने अपना नाम राजेंद्र प्रसाद बताया तो सभी को विश्वास हुआ और वर्ष के आखिर में एक बार फिर गलती हुई। जब प्रिंसिपल ने एफए में उत्तीर्ण छात्रों के नाम लिए तो राजेंद्र प्रसाद का नाम उस सूची में नहीं था। राजेंद्र प्रसाद जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं आया, क्योंकि इस परीक्षा के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया था। आखिर वह खड़े हुए और संभावित गलती की ओर संकेत किया। प्रिंसिपल ने तुरंत कह दिया कि वह फेल हो गए हैं, लेकिन हकलाते हुए राजेंद्र प्रसाद ने घबराते हुए कहा, सर। इस शब्द को सुनकर क्रोधित होकर प्रिंसिपल ने उनके ऊपर 5 रुपए का जुर्माना लगाया। राजेंद्र प्रसाद ने फिर साहस करके बोलना चाहा। 10 रुपए जुर्माना। लाल पीले होते हुए प्रिंसिपल चिल्लाया। इसी तरह कुछ क्षणों में यह जुर्माना बढ़कर 25 रुपए तक पहुंच गया। एकाएक हेड क्लर्क ने उन्हें पीछे से बैठ जाने का संकेत किया। एक गलती हो गई थी। पता चला कि वास्तव में राजेंद्र प्रसाद कक्षा में प्रथम आए थे। उनके नंबर उनकी प्रवेश परीक्षा से भी बहुत अधिक थे। प्रिंसिपल नया था। उसने उस प्रतिभाशाली छात्र को राजेंद्र प्रसाद की छात्रवृत्ति 2 वर्ष के लिए बढ़ाकर 50 रुपए महीना कर दी गई थी। के बाद स्नातक की परीक्षा में उन्हें विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ। वे अपने छात्र जीवन में हमेशा विनम्र और संकोची बने रहे। उन्होंने आखिरकार समझ लिया कि अपने इस संकोच को दूर करके स्वयं में आत्मविश्वास पैदा ही करना होगा। अपने कॉलेज के दिनों में राजेंद्र प्रसाद को सदा योग्य अध्यापकों का समर्थन मिला, जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा और उच्च आचार विचार की शिक्षा दी। नए आंदोलन की ओर आकर्षित हुए। पहली बार राजेंद्र प्रसाद ने पुस्तकों की ओर कम ध्यान देना शुरू किया। स्वदेशी और विदेशी आंदोलनों ने राजेंद्र प्रसाद के छात्रालय के छात्रों को भी बहुत प्रभावित किया। जब सब विदेशी कपड़ों को जलाने की कसम खा रहे थे, सबके बक्सों को चेक किया गया। प्रत्येक छात्र के बक्से में विदेशी कपड़े मिले और उनकी होली जला दी गई। उसी समय किसी छात्र ने प्रसाद जी का बक्सा भी खुलवाया। उसमें एक भी विदेशी कपड़ा नहीं निकला। यह उनके देहाती पालन पोषण के कारण नहीं था, बल्कि वह खुद स्वदेशी की ओर झुकाव को
बचपन से ही महसूस करते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने सन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। उनका ध्येय था ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवकों को तैयार करना जो भारत के संवैधानिक सुधार करने की योग्यता रखते हों। राजेंद्र प्रसाद भी इस सोसाइटी में शामिल हो गए, लेकिन परिवार की ओर से कर्तव्य के कारण राजेंद्र प्रसाद गोखले जी की पुकार को उस समय अनसुना कर दिया। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मैं बहुत दुखी था और जीवन में पहली बार BL की परीक्षा में कठिनाई से पास हुआ था। अब वह वकालत की दहलीज पर खड़े थे। उन्होंने जल्द ही मुकदमों को अच्छी प्रकार और ईमानदारी से करने के लिए ख्याति पा ली। सन 1915 में कानून में मास्टर की डिग्री में विशिष्टता पाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोने का मेडल मिला। इसके बाद उन्होंने कानून में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। अब वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहलाने लगे। इन वर्षों में राजेंद्र प्रसाद कई प्रसिद्ध वकीलों, विद्वानों और लेखकों से मिले। राजेंद्र प्रसाद भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी बन गए। राजेंद्र प्रसाद के मस्तिष्क में राष्ट्रीयता ने जड़ें जमा ली। ब्रिटिश शासन के अन्याय के प्रति हमारा दब्बूपन अब विरोध में बदल गया। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध होने पर लोगों के लिए नई कठिनाई उत्पन्न होने लगी, जैसे भारी कर, खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी और बेरोजगारी। सुधार का कोई संकेत नहीं मिला था। जब कलकत्ता में सन 1917 में दिसंबर माह में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ तो भारत में उथल पुथल मच गई थी। राजेंद्र प्रसाद इस अधिवेशन में शामिल हुए। उनके साथ एक सांवले रंग का दुबला पतला आदमी बैठा था, मगर उसकी आंखें बड़ी तेज और चमकीली थी। राजेंद्र प्रसाद ने सुना था कि वह अफ्रीका से आया हुआ है, लेकिन अपने स्वाभाविक संकोच के कारण वह उसे बातचीत न कर सके। यह व्यक्ति और कोई नहीं, महात्मा गांधी थे। वह अभी अभी दक्षिण अफ्रीका से सरकारी दमन के विरुद्ध संघर्ष करके बाहर लौटे थे। गांधी जी ने बिहार जिले के चंपारण में कृषकों की दयनीय दशा को देखा और उनके साथ कृषकों का प्रतिनिधित्व करने लगे। उसी समय प्रसाद जी भी बिना फीस लिए हुए किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। दोनों के विचार अलग अलग थे, किंतु मार्ग उनके जीवन का एक ही था। बाबू राजेंद्र प्रसाद की ख्याति बहुत समर्पित कार्यकर्ताओं के रूप में थी। गांधी जी के पास उनकी ख्याति पहुंच चुकी थी। गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद को चंपारण की स्थिति बताते हुए एक तार भेजा और कहा वह तुरंत कुछ स्वयंसेवकों को साथ लेकर वहां आ जाए। बाबू राजेंद्र प्रसाद का गांधी जी के साथ यह पहला संपर्क था। उनके जीवन में ही नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीयता के इतिहास में भी एक नया मोड़ था। राजेंद्र प्रसाद तुरंत चंपारण पहुंचे और गांधी जी में उनकी दिलचस्पी जागी। पहली बार मिलने पर उन्होंने गांधी जी की शक्ल और बातचीत से वे प्रभावित नहीं हुए। हाँ, वह अपने नौकर का गांधी जी से किए गए दुर्व्यवहार के बारे में सुनकर बड़े दुखी हुए हैं। गांधी जी की निडरता से प्रभावित होकर सत्य और न्याय पर अड़े रहने से सरकार बहुत प्रभावित हुई। मुकदमा वापस ले लिया गया और वह अब पूछताछ के लिए स्वतंत्र थे। यहाँ तक कि अधिकारियों को भी उनकी मदद करने के लिए कहा गया। यह सत्याग्रह की पहली जीत थी। स्वाधीनता संग्राम में गांधी जी का यह महत्वपूर्ण योगदान था। सत्याग्रह ने हमें सिखाया कि निर्भय होकर दमनकारियों के विरुद्ध अपने अधिकारों के लिए अहिंसात्मक तरीके से अड़े रहो। राजेंद्र प्रसाद चंपारण के आंदोलन के दौरान गांधी जी के वफादार साथी बन गए। करीब 25,000 किसानों के बयान लिखे गए और अंततः यह उन्हें काम ही सौंपा गया था। बिहार और उड़ीसा की सरकारों ने अंतर्गत इन रिपोर्टों के आधार पर एक अधिनियम पास करके चंपारण के किसानों को लंबे वर्षों से के अन्याय से छुटकारा दिलाया। सत्याग्रह की वास्तविक सफलता लोगों के हृदय पर विजय के समान थी। गांधी जी के आदर्शवाद, साहस और व्यावहारिक सक्रियता से प्रभावित होकर राजेंद्र प्रसाद पूरे जीवन के लिए उनके समर्पित अनुयायी बन गए। वह याद करते हैं, हमारे सारे दृष्टिकोणों में परिवर्तन हो गया था। हमें नए विचार, नए साहस और नया कार्यक्रम लेकर हम घर लौटे थे। राजेंद्र प्रसाद के हृदय में मानवता के लिए असीम दया थी। स्वार्थ से पहले सेवा,
शायद यही उनके जीवन का ध्येय था। जब सन 1914 में बंगाल और बिहार के लोग बाढ़ में पीड़ित हुए तो उनकी दयालु प्रकृति लोगों की वेदना से बहुत प्रभावित हुई। उस समय वह स्वयं सेवक बनकर नाव में बैठकर दिन रात पीड़ितों को भोजन और कपड़ा बांटते थे। रात को वह निकट रेलवे स्टेशन पर सो जाते हैं। इस मानवीय कार्य के लिए जैसी उनकी आत्मा भूखी थी, यहीं से उनके जीवन में निस्वार्थ सेवा का आरंभ। भारत के स्वतंत्र होने पर उन्हें प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। सन 1962 में अवकाश प्राप्त करने पर उन्हें भारत का सर्वोच्च प्रतिष्ठित उपाधि भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। यह उस पुत्र के लिए कृतज्ञता का प्रतीक था जिसने अपनी आत्मा की आवाज सुनकर आधी शताब्दी तक अपनी मातृभूमि की सेवा की। अपने जीवन के अंतिम महीने बिताने के लिए उन्होंने पटना के निकट सदाकत आश्रम को चुना। यहाँ पर 28 फरवरी सन 1963 में उनकी जीवन की कहानी समाप्त हो गई। यह कहानी थी श्रेष्ठ भारतीय मूल्यों और परंपरा की चट्टान सदृश आदर्शों की। हमको इन पर गर्व है और ये हमेशा हमारे राष्ट्र को प्रेरणा देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये जीवनी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।